Students, today's day number 1 of the chapter of gravitation in CBSE 9 batch, day number 1 of the chapter of gravitation। पढ़ाने का तरीका मेरा हमेशा की तरह वही, रोमन नंबर वाइज हम पढ़ाएंगे, आप कॉपी में लिखते जाइएगा, प्रिंटेड नोट्स बाद में पढ़ाते हैं। ये सबको पढ़ाने का स्टाइल तो पता ही है। देखो जी, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। मतलब जो पेड़ पे टंगा हुआ एप्पल है ना, वो भी पृथ्वी को खींच रहा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और पृथ्वी तो एप्पल को खींच ही रहा है। तुम जहां बैठे हो, तुम अपने बगल वाले मित्र को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। जो हम बोर्ड पे लिखेंगे वो लिखते जाना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे अव्या कुटेटा मतलब ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं, मतलब समझ रहे हैं कैसे टाइप वाले, पढ़ाए नहीं कि पहले ही टपक जाएंगे, पर सर हम तो उधर खिंचा नहीं रहे हैं सर, हम तो उधर हम जहां बैठे हैं वहीं बैठले हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, तो इसका भी रिप्लाई है। हाँ, इसका भी रिप्लाई है। हड़बड़ाना नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। पहले हम पूरी बात तो बोल ले। तो अब तक क्या बोला मैंने? दुनिया में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। और बीच में तुम लोग मन में ये विचार आ रहा हो, इसलिए पहले ही बोल दिया भैया ये विचार आएगा, पर हम तुमको क्लियर कर देंगे। अभी रुक जाओ कि हम तो नहीं खिंचा रहे उधर, खिंचा नहीं रहे, हम तो यही, हम यहीं क्यों हैं? इसका भी जवाब मिलेगा। अभी फिलहाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब हाँ, छवि बनाइएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब हमको फिर से समझाना होगा नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब। जैसे मान लो तुम्हारा मार्क्स प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी। एकदम हम ये एग्जाम्पल यही वाला दिए होंगे। कोई ऐसा बच्चा है, ज्यादा पढ़ता है तो ज्यादा मार्क्स आता है, कम पढ़ता है तो कम मार्क्स आता है। ये हुआ ना प्रोपोर्शनैलिटी। और भी हो सकता है, द पेमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन। ज्यादा आदमी लगाएंगे यहाँ पे हम झाड़ू पोछा या दिवाली का सफाई करवाने के लिए, तो ज्यादा पेमेंट देना होगा। कम आदमी लगाएंगे तो कम पेमेंट देना होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये ज्यादा क्लियर समझ में आया कि नहीं? हम लोग को मार्क्स और आवर्स वाला से भी समझ आ गया था सर। योर मार्क्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी। ज्यादा पढ़ते हो ज्यादा मार्क्स आता है, कम आवर्स पढ़ते हो तो कम मार्क्स आता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक। दूसरा ये एग्जाम्पल दिया, पेमेंट इज प्रोपोर्शनल टू मैन। ज्यादा आदमी लगवा दिए हम दिवाली का झाड़ू पोछा, 2 आदमी 2 कूली से काम चल जाता है, 5 वो कूली लगा दिए तो पेमेंटवा बढ़ गया। 3 कूली लगाए, पेमेंटवा घट गया। लेकिन स्टूडेंट्स एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं बताता हूं कैसे। डेज एंड मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा मैन हम क्यों लगाए थे काबरा मक्कड़ पता है? क्योंकि कम डेज में दिवाली का सफाई हो जाए। कम डेज में ज्यादा आदमी लगवा देंगे तो आज शाम तक पूरा झाड़ू पोछा ये सब जितना सीलिंग विलिंग है सब साफ कर देगा, फोटो फ्रेम व्रेम सब पोंछ देगा, बेंच भी चमका देगा, फ्लोर भी साफ कर देगा, सब हटा के पोंछ पाछ एकदम क्लीन कर देगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्सली। अब सुनिए कैसे। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, दिस इज डायरेक्ट। ये घटा तो ये भी घट गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आदमी बढ़ाओ पेमेंट बढ़ेगा, आदमी घटाओ पेमेंट घटेगा। बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? डायरेक्टली। बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें क्या है? ये बढ़ा अगर बाबू तो ये घटा, और ये घटा तो ये बढ़ा। आदमी कम लगाओगे तो डेज ज्यादा लगेगा ना। अब एक अकेली जान कुटेटा लगी हुई है, कितना दिन से यहाँ सफाई में लगी हुई है, अभी तक सिर्फ उधर का पोछा ही लगाई है इतना दिन में। अभी इतना बड़ा रूम पोछा करना, झाड़ू करना, सीलिंग साफ करना बचा हुआ है। तो मैन कम तो डेज, और मैन ज्यादा लगा दिए 2 4 5 7 आदमी को। अब जैसे मान लीजिए अपनी सहेली को बुला ली, इधर से हम लोग अमृत को बुला लिए, बेंच हट्टा कट्टा लड़का है, बेंच एक ही बार में उठा के बाहर कर देगा। नहीं, अमृत को इधर से इसको बुलाए, मक्कड़ उधर से शौर्य पंकज को, हाँ डायरेक्ट खड़े खड़े पंखा पोंछ देगा वो तो खड़े खड़े पंखा पोंछ देगा। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि मैन बढ़ा तो डेज घटा। जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना कि सिर्फ सिलेबस, तो मैं ये पढ़ाया ना जो, इसीलिए तुम्हारे पीछे काहे पढ़े, तुमको वीडियो देखना समझ में आया? ये तो तुम कहीं भी पढ़ लोगे, पर ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स को समझो। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये अगर 10 किलो का और ये 2 किलो का, तो 10 × 2
20। ये 100 किलो का और ये 2 किलो का कितना हुआ? 200। क्योंकि प्रोडक्ट 200 आया ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उस समय ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन कंकड़ कंकड़ अगर रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम ही लग रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड करता है। एंड शायद हम ऐसे भी पढ़ाए होंगे ही, पता नहीं इस बैच को पढ़ाएं कि नहीं। जरा हाथ पकड़ो मेरा, खींचो खींचो। नहीं खींच पा रहे हैं? ऐसे हम शायद पढ़ाए होंगे। खींच पा रहे हैं कि डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स वा कम। अब डिस्टेंस को कम कर देते हैं। थोड़ा पास आओ मनीष, प्रेम, थोड़ा पास आओ, और पास, और पास, और करीब आओ, एकदम छू लो हाथ को, छू लो, खींचो खींचो, खड़े हो जाओ, खींचो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खींचो। चलो अब दूरियां थोड़ी बढ़ा लो, खींचो, खड़े हो जाओ, खींचो खींचो खींचो। अरे टच करो ना, टच करो। अरे पगला टच करो ना जी, फंसाओ। अरे फंसाओ ना जी भाई, इसकी चाहत ही नहीं है फंसाने की। चाहो, पहले चाहना पड़ता है, पहले चाहत कम कमजोर है तुम्हारी। पकड़ो। डिड यू गेट? और क्या समझ में आया? इफ मोर इज द डिस्टेंस, अब खींच के दिखाओ तो जी, अब खींच पाओगे? तो मोर इज द डिस्टेंस, लेस इज द फोर्स ऑफ, मोर इज द डिस्टेंस, लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड लेस इज द डिस्टेंस। अब तुमको जीवन भर ये याद रहेगा कि हाँ सर आप तो डेमो दे के दिखाए थे। तो ये क्या लग रहा है? बढ़ने पे घट रहा था ना, हम उससे दूर हो गए तो अट्रैक्शन तो घट गया, और हम जब पास आ गए थे तो साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि वो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, पर डिस्टेंस वा का स्क्वायर के है। अब बोलो यहाँ जो गधा बच्चा भी होगा समझ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड इट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट डायरेक्टली? बोलो अगर डायरेक्टली होता तो 1/, में थोड़ी लिखते, आप ऐसे लिख देते। कैसे लिख देते? पर 1/, में लिख रहे हैं आप, तो इसका क्या अर्थ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताइए अब व्हाट आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जल्दी से फर्स्ट पॉइंट बोलिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि द फोर्स अगर ज्यादा होगा तो इज प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सेकेंड पॉइंट क्या है? द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल वही है, बस 1/, में लिख दो तो इनवर्सली कहलाएगा, वो सिंबल वही है। अब इस बार पार्थ तुम बताओ, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फर्स्ट पॉइंट, नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फिर से बोलो, बस आराम से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबको? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सेकेंड पॉइंट बोलो पार्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बात बताओ, तुम्हारा चश्मा ठीक है ना? तुम इनवर्सली बोल रहे हैं जी? बोलो हाँ सर मेरा चश्मा एकदम ठीक है। 1/, लिखिएगा तो इनवर्सली ही ना बोलेंगे सर। कम ऑन स्पीक अप। हाँ सर नहीं, बोलो 1/, लिखिएगा। हाँ गुड। बोलो सेकेंड पॉइंट बोलो। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। संकल्प बोलिए, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट पॉइंट बोलो। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 बॉडीज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस स्क्वायर। इंग्लिश शॉर्ट में बोला लेकिन काम का बात बोल ही दिया। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो दोनों बातों को मिलाकर जो फॉर्मूला तैयार हुआ, दोनों बातों को मिलाकर, हम इतने सारे बच्चों से क्यों पूछे? ताकि यहाँ का बहरा बच्चा भी सुन लिया होगा कि हाँ 2 बातें हैं जिन पे निर्भर करता है। पहली बात किस पे निर्भर करता है? उनके मास पे नहीं, उनके मास के प्रोडक्ट पे। किस पे? प्रोडक्ट पे। और उनके डिस्टेंस पे नहीं, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। F प्रपोजन M1 M2 ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। और R स्क्वायर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? R स्क्वायर। यस, क्या दिक्कत है बोलिए, पूछिए पूछिए।
दिस इज आर, नो चाइल्ड नो, दिस इज आर। अच्छा हाँ, एस फॉर डिस्टेंस पढ़े थे, हाँ ठीक है, इन लोग का भी कहना सही है, पर इस चैप्टर में आर से डिस्टेंस को दर्शाना है। ठीक है, हम ही फिजिक्स पढ़ाए एस इक्वल टू यूटी प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है, माफी, हम ही पढ़ाए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहाँ डिस्टेंस आर है। कोई को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये पाया गया कि डिस्टेंस का स्क्वायर पे निर्भर करता है, ये कैलकुलेट हुआ है, ऐसे नहीं, कैलकुलेट करके ये देखा गया कि डिस्टेंस का स्क्वायर पे निर्भर कर रहा था। अब आगे की बात सुनिए, एक स्टूडेंट ऐसा है कि ज्यादा आवर्स पढ़ता है ना, तो उसका रिजल्ट ना तिगुना ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स होता है। कैसे ये लोग बात करती है अपने में, ये जानती है, ऐसे तुम पढ़ते हैं तो है नहीं, पर इस बार ना फाइनल एग्जाम था तो सोची चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा मम्मी पापा पे एहसान कर देते हैं। तो जानती है पहले हम 1 घंटा नहीं पढ़ते थे, सुनी, इस बार हम 3 घंटा पढ़े। और जानती है हम 3 घंटा पढ़े ना, मेरे मार्क्स तिगुना हो गया, एकदम गजब वाला केस हो गया। अमृत बोला हम 3 घंटा पढ़े ना, मेरा रिजल्ट हुआ 1/3 गुना हो गया। वो ज्यादा पढ़ता है ना तो लड़का का रिजल्ट हुआ कम, वो कम पढ़ के खुश रहता है, वो कम पढ़ के खुश रहता है। तुमको लग रहा है हम नौटंकी कर रहे, बात को समझिए। फॉर दैट बॉय द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नॉट 3, फॉर दैट बॉय इट इज 1/3। बात को समझो, हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये लड़की 3 घंटा पढ़ी तो रिजल्ट तिगुना हुआ, पर अमृत के केस में उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल मैं सही देता हूं ना। अमृत के केस में तो ऐसे ही ना होगा जी। तुमको लगता है वो 3 घंटा पढ़ लेगा पहला बात, और अगर पढ़ लेगा तो उसका रिजल्ट तिगुना होगा कि उसको उल्टी होने लग जाएगा, उल्टी टाइप्स, एग्जाम देने जाएगा, फीवर हो गया, खाट पकड़ लिया, चारपाई पकड़ लिया, इसलिए 1/3। तो ज्यादा पढ़ा तो 1/। अब मान लो शानवी अपनी है, वो ठीक ठाक टाइप की स्टूडेंट है, एग्जाम्पल देखना, शांत है, ठीक ठाक है, एकदम चुपचाप है, वो तिगुना पढ़ी ना तो उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, उस लड़की का रिजल्ट तिगुना नहीं हुआ जी। वो लड़की का रिजल्ट पिछले बार से 40 लाई थी, इस पर 50 ले आई है, समझ गए? पिछले बार 40 लाई थी, सर 50 ले आई है। मतलब बोलना क्या चाह रहे, देखो जी बात को समझो, हमने 3 एग्जाम्पल दिए, एगो एकदम खुरापाती लड़की का दिए, एगो ऐसा लड़का का दिए ज्यादा पढ़ता है तो कम रिजल्ट होता है, एगो ठीक ठाक लड़की है, मतलब 3 घंटा पढ़ती है तो 3 घंटा लायक रिजल्ट नहीं होता है उसका, बस हो जाता है, समझे? अरे ऐसे ही बस चलता है, एवरेज लड़की है 1.5 घंटा गेटिंग। अब मक्कड़ के केस में क्या हुआ, मक्कड़ तो मतलब 3 घंटा पढ़ा और 8 गुना रिजल्ट कर दिया, पता नहीं ऐसा ऐसा कौन सा जड़ी बूटी उसके हाथ लग गया, पता नहीं। हाँ, बॉर्नविटा कॉम्प्लेन मिला के हॉर्लिक्स छिड़क के। अब समझ आया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे जैसा मास्टर, मतलब मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले जो आता था बोलता था कॉमन स्टूडेंट्स रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड प्रूव द इक्वल टू द सिंबल एंड देयर विल बी अ के, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। What is this called? Proportionality constant। मतलब जब प्रोपोर्शन का सिंबल हटता है तो के पक्का लगेगा। किसी के केस में 8 लगता है तो किसी के केस में, सानवी का केस में कितना लगा था जी? 1.5 लगा था। किसी के केस में 3 लगा था, किसी के केस में 1/3। ध्यान से, दिमाग नहीं आंख का प्रयोग करो। प्रोपोर्शनैलिटी हटा इक्वल टू लगा के आया, और ही बतवा बोल रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा इक्वल टू लगा के लगा, तो के भारी करता है प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, समझे? तो देखो जी, हमको अपने जमाने में ये समझ नहीं आता था, बस रट लिए थे कि प्रोपोर्शन हटता है इक्वल लगता है, नियम है और के लगा देना है। पर हम ट्राई कर रहे कि तुम लोग को समझ आए, बुझाए कि जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी लगता है वो तो निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है, तो प्रोपोर्शन इसलिए लगा, लेकिन वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। किसी के केस में तिगुना, किसी के केस में 1/3 गुना, किसी के केस में कुछ। अब साइंटिस्ट लोग ये फॉर्मूला बना रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, हंसना नहीं, अमृत खींचता है मक्कड़ को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वही अमृत हमको खींचता है तो कोई दूसरा वैल्यू आ रहा है के का, वही अमृत शौर्य पंकज को खींच रहा है तो कोई दूसरा वैल्यू आ रहा है। तो एक अमृत अगर यहां से घर जाते जाते 5-7 हजार आदमियों के संपर्क में आएगा ही, रोड पे रिक्शा वाला, ठेला वाला, दुकानदार, शॉपकीपर,
ट्रेड सेंटर में इतने लोग, तो सबके केस में के अलग अलग होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला एक जनरल फॉर्मूला कुछ निकलना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल एक के का वैल्यू होना चाहिए। तो उन लोगों ने पाया कि के का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हम ऐसा यूनिट समझाएंगे, अभी बस समझो। तो उन्होंने ये पाया कि के की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 आ रही है हर केस में। या पेड़ खींचे एप्पल को, या एप्पल खींचे पेड़ को, पेड़ खींचे हमको जो हम रोड पे चलते फिरते रहते हैं, या हम खींचे उस पेड़ को जो खड़ा है। दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो वो जो फॉर्मूला के तहत कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वहां क्या हो रहा था, पर्सन टू पर्सन। बोलो हाँ, दैट इज अ नेचुरल थिंग बिकॉज दैट इज ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन, ना कि स्किल से पढ़ाई करता है। पर यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 6.67 ही पाया गया। अब इतना बोलने में मुंह दुख रहा है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो उसको बोला, हम लोग उसको जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे जो m1 है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। मतलब जो इंसान है, एप्पल है तो एप्पल का मास, और m2 मान लो पेड़ है तो पेड़ का, या एप्पल लटका हुआ है पेड़ पे और हम वहां से क्रॉस कर रहे हैं तो m2 मेरा मास। और हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो एक इंस्टेंट पे हम इतना दूर पे थे, तो ये आर की जो वैल्यू हुई वो यहां पुट करना। लेकिन हम बहुत दूर चले गए एप्पल को टाटा बोल के, बाय बाय, तो इतना दूर हो गए अब। तो अब इस पे डिपेंड करेगा। दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उनके मासेस पे डिपेंड करेगा, उनके डिस्टेंस पे भी करेगा। उस वक्त क्या डिस्टेंस है उनके बीच का। अभी एप्पल यहां और हम यहां, कितना डिस्टेंस है? बोलो 5 मीटर। अब जानते हो कितना हो गया फोर्स? बोलो डिस्टेंस बदल गया ना आपका, फोर्स भी बदल जाएगा। अब हम उस एप्पल के करीब आ गए, बोलो 1 मीटर पे आ गए, फिर बदल जाएगा। अब क्या करते हैं, मैं यहीं रहूंगा हर पल, एप्पल भी वहीं, मेरे जगह एक पतला दुबला कोई लड़का को खड़ा कर दो, प्रेम को। m1 m2 का प्रोडक्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? प्रेम को हटाओ, कोई ठीक ठाक वाला ये अपना हर्षित अरोड़ा को खड़ा कर दो, m1 m2 बदल गया वैल्यू। शानवी को खड़ा कर दो, छोटी सी बच्ची, m1 m2 बदल गया। अब शौर्य पंकज को खड़ा कर दो, m1 m2 बदल गया। अब अमृत को खड़ा कर दो, m1 m2 पे निर्भर किया। ये एकदम पल पल बदल रहा है कि नहीं? किस आदमी के संपर्क में कौन सा सामान आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और आदमी नहीं बदले, अब हम क्या बोले, हम ही रहेंगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, पर मैं कभी यहां रहूंगा और कभी मैं, और अब मैं यहां। पर साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हर केस में बदलता गया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके पाया, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पर, इतना बोलने में टाइम लगेगा तो इसका नाम रख दिया इन्होंने जी। क्या लगता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि नहीं? इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बगल में लिखते जाइएगा। या फिर इसका एक और सटीक नाम क्या हुआ, बोलो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो लिखते जाइएगा, ठीक है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिचुएशन टू सिचुएशन m1 बदलेगा, m2 बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा, लेकिन कैसा भी सिचुएशन रहे g का वैल्यू नहीं बदलेगा। इसीलिए इसे नाम ही दिया गया यूनिवर्सल। मतलब पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो बोर्ड पे लिख रहे हैं बस उतना ही लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। के को जी क्यों लिखे? अगर हम के लिखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, के लिखें कुछ भी हो सकता है। पर साइंटिस्ट लोगों ने इस के की वैल्यू को क्या पता चलाई, क्या पता किया, उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? उनका नाम को जी रख दिया। ये के ही है बाबू, ये भी के ही है बाबू, लेकिन इसकी का कैलकुलेशन करने पे कितना आंसर लाया इन लोगों ने? इंटू 10 टू पावर -11 लाया। तो ठीक है, के को के रहने दो, फिर याद रखना कि के का वैल्यू 6 पॉइंट। लेकिन के एक ऐसा चीज है जो बहुत जगह यूज होता है, लेकिन जी तो बहुत जगह यूज नहीं होता है। लेट द नंबर बी के, कभी सुने लेट द नंबर बी जी? के तो कहीं पे भी कभी भी यूज हो जाता है। हाँ, के मोमेंटम पढ़ते समय बहुत जगह के का यूज होता है, इसलिए एक ऐसा नाम रखा गया कि कभी कहीं और नहीं है, लोग समझ जाए कि अच्छा ये जी कौन सा जी है।
ये जी कौन सा जी है? एक सिंपल सा बात है, सल्फर को अगर एस रखा तो सोडियम को भी एस रखता तो कंफ्यूजन ना होता जी। तो बोला नहीं, सोडियम का नाम हम लोग Na रखेंगे। तो ये तो साइंटिस्ट लोगों ने बस एक अपना तालमेल बैठा कर रख लिया, फिर जीवन भर यही यूज हुआ। कभी भी तुम केमिस्ट्री की क्लास में Na हो तो तुम्हारा मन में सल्फर थोड़ी आता है। Na का मतलब तो तुम्हारा मन में क्या आता है? सोडियम ही आता है। Na का मतलब सोडियम ही आता है। तो ये सिंबल्स का वही महत्व है। कोई कंफ्यूजन? 8 मिनट, एक एक करके संकल्प बोलो। केजी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो पर है, ऐसे किए ना, स्लैश का मतलब पर हुआ ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लो साफ साफ लिख दे रहे हैं। पर दिख रहा है अब पर केजी स्क्वायर दिख रहा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिख रहा है। सिंस F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सिंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब तो हम लोग ये जान चुके हैं। सिंस का मतलब अब हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। जी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। जी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। जी का फॉर्मूला बताओ, छापना नहीं, अपने से बनाओ। और जी का ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं बताओ। जी का यही आ रहा है पक्का? तो फाइनली जी का भी फॉर्मूला। लेकिन आप रट के कौन सा वाला जा रहे हैं? जी वाला भी कि नहीं हम एक को रटेंगे, बाकी ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे सर? तुम ये रटो ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ऑन द स्पॉट F वाला फॉर्मूला से तुम कौन सा वाला निकाल लेना? जी का। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो किए हैं सिंपल, और इसको नीचे भेज दिए। तो तुम दोनों रट कर जाओगे कि सिर्फ ये रटते हैं ना सर। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई जी m1 m2 बाई। नाउ पार्थ यू टेल मी, फोर्स क्या चीज में नापते हैं हम लोग? पक्का फोर्स को किस में नापते हैं? आर फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में नापते हैं? और मीटर का स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है ना सर। एक बार फिर से हम संकल्प से नहीं, पार्थ से पूछ रहे हैं, सब लोगों को समझ आ जाएगा, बस वो रिप्लाई देगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। फोर्स को किस में नापोगे? गुड। डिस्टेंस को किस में नापोगे? तो मीटर का स्क्वायर भी तो हुआ। ये मास क्या चीज में नापोगे? फिर से मास है, क्या चीज में नापोगे? इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुआ। अभी भी नहीं बुझाया? पर केजी स्क्वायर क्यों हुआ? अब समझ में आया? इसलिए हम बोले थे हड़बड़ाओ नहीं, हम सब बताएंगे। उसी समय बोले थे ना, अब समझ में आया क्यों ऐसा बना न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ व्हेन यू विल मेमोराइज दिस, तुमको कष्ट होगा कि नहीं आप समझ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्यों आया। क्योंकि बट्टा में केजी 2 बार है ना सर। बट्टा में क्या है? जैसे यहां लिखा है वैसे लिखते जाइए। अब एक बात और सुनिए, एज आई हैव सेड कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फिजिक्स को पढ़ाएं, ना कि सिर्फ सिलेबस को खत्म कराएं। देखो जी, तुम ऐसा पढ़े हो, नोट नहीं करना, कि अगर कुछ चीज इस तरह से लिखा है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। पढ़े हो? ये फिजिक्स में पढ़ेगी तो मैथ्स का मास्टर बताया था, पक्का ना? तो अब यहां पे आओ, यहां पे आओ। नीचे में क्या है बताओ? ये ऊपर जाएगा, केजी का माथा पे -2 भी कह सकते हैं। जो नहीं समझा उसको ये पूछेंगे, नीचे में x क्यूब रहता है तो ऊपर जाता तो क्या होता है? नीचे में x स्क्वायर रहता है तो ऊपर जाता तो क्या बनता है? यहां से एक रास्ता तो मैंने लिखवा दिया, एक रास्ता उधर लिखवा रहा हूं, और एक पॉसिबिलिटी। केजी क्या होगा? ऊपर लिखोगे तो माथा पे क्या लिखाएगा उसका? -2। तो कुछ किताबों में न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, तो ऐसे रीड करेंगे क्या केजी टू द पावर -2? नहीं, पढ़ेंगे पर। अगर ये नहीं लिखा है ना तो इसको कहां पढ़ोगे? पर। क्योंकि माइनस का अर्थ है कि वो ऊपर है नहीं, दरअसल वो नीचे ही है, दरअसल वो नीचे ही है। तो कुछ किताबों में ऐसा प्रिंटेड मिलेगा आपको। आप लोगों ने कभी भी ये चीज देखा है कि हाँ सर हम लोग देखे तो थे, SI यूनिट को नेगेटिव में लिखा है, ऐसे ही है। तो पढ़ना ये मत पढ़ देना केजी टू द पावर -2, दिस इज रॉन्ग वे, इलिटरेट जैसा मत पढ़ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ गुड। हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे धड़ाक से बोल देते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये भी तो हुआ। चलो लड़का किताब देखा है एटलीस्ट। न्यूटन मीटर जो हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ाए थे ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम तो आज तक ये कभी लिखवाए तुम लोग को माथा पे माइनस क्या? फर्स्ट टाइम तो लिखवा रहे हैं। आई डोंट थिंक वो किताब में अपने से पढ़ लिया होगा। डिड यू गेट दिस थिंग? तो बस नोटेशन है, लेकिन इसको पढ़ना ऐसे मत, केजी का माथा पे -2 ऐसे मत पढ़ना।
शैल आई रब इट? तो तुमको जो दो बातें मेमोराइज करनी है वो ये है, पहला कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट इज अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच, दोनों पॉइंट्स बोल देना। बोले फिर से कि नहीं, बहुत बार बोल दिया। सेकेंड, आपको रट लेना है वैल्यू जी का। क्या है वैल्यू? पर वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल का मतलब होता है जो पल पल हर पल बदल जाए, और कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदले। क्या है वो? यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि बदलता रहता है? वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं बदलता है। पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है क्या? यस। इसीलिए नाम है उस जी का, क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ऐसे तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पर वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट आइए रोमन नंबर 2। अच्छा 3 में आइए। ओके फाइन फाइन, माय मिस्टेक। रोमन 3 में आइए। अब आप ये जान चुके हैं, बोलो हाँ अब जान चुके हैं, अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, हम लोग अब ये जान चुके हैं, पक्का? अगर इन दो बॉडीज में से पहला बॉडी अमृत है तो बोलो अमृत का मास लिखेंगे 80 किलो, और दूसरा बॉडी मान लो अपना प्रेम है तो प्रेम का मास लिखेंगे 20 किलो। 80 किलो इंटू 20 किलो लिखेंगे। अच्छा पाव, एक पाव 20 किलो और एक पाव, मतलब दो बॉडीज में से M1 में किसका मास लिखाता है? बोलो दोनों में से जो बड़ा है या फर्स्ट बॉडी का? और दो में से जो M2 किसका लिखाता है? अब जब आपको ट्यूशन मास्टर पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? तो ट्यूशन मास्टर हमेशा दो में से एक बॉडी को कैसा लेके पढ़ाएगा? एक हमेशा पृथ्वी लेकर पढ़ाएगा। ट्यूशन मास्टर क्या लेके पढ़ाएगा? तो इसीलिए यहां पे M1 किसका मास है? अर्थ का, समझे? और ये किसका है? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट, चलो बॉडी लिख देते हैं, बॉडी का बाई, दिस इज बिग आर। नाउ व्हाई दिस इज बिग आर, प्लीज पे अटेंशन। यहां से वहां तक की दूरी इज ये दूरी और नॉट? किसी गोलाकार चीज से तुम कितना दूर खड़े हो तो उसको नापने के लिए उसका सेंटर से सेंटर नापा जाता है। अब हमें ये फ्लैट है दीवार, तो दीवार से कितना दूर है? तो बोलो द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर नापिएगा। ऐसे टेढ़ा नापे, टेढ़ा ऐसे नापे कि द स्ट्रेट पाथ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो गोलाकार चीज है अगर, क्या ऐसा चीज है? गोलाकार, तो हमेशा सेंटर टू सेंटर नापते हैं। कितना टू कितना? ये भी क्लियर? एक बात बताइए, इसकी मेजरमेंट बिग आर है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी मेजरमेंट कितनी है? तो ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज क्या है? बिग आर प्लस दिस पार्ट है कि नहीं? बिग आर जो कि 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। सेंटर से सेंटर ही होगा दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो बताओ सेंटर से सेंटर क्यों होगा? बोला अभी तो आपने बोला दीवार से आप कितने दूर खड़े हैं तो शॉर्टेस्ट नापा जाता है ना, ऐसे टेढ़ा ऐसे नापते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट? तो गोलाकार अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो उनके बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर नापनी पड़ेगी। कितने से कितना तक? अब चलो नापते हैं। ई कितना है जी? ई कितना है जी? R प्लस एक्स लिखे। नेक्स्ट मैंने बोला कि इट इज वेरी बिग वैल्यू, वेरी बिग प्लस एक्स। वेरी बिग कितना होता है पता है? ये छवि में लिखना, R जो है ना, पृथ्वी का R कितना पता है? 6400 किलोमीटर। मतलब इस सतह से अगर गड्ढा कोड़ते जाओगे ना तो 6400 किलोमीटर कोड़ लोगे तब पृथ्वी का सेंटर पे पहुंचोगे। 6400 मीटर नहीं बोले, किलोमीटर बोले। 6400 कोर तक कोई पहुंचा नहीं है, बस वो कैलकुलेशन किया गया है। 6400 किलोमीटर। यहां से यहां की दूरी कितनी हुई? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज? इज इट R कि R प्लस थोड़ा सा एक्स भी है? मानते हैं इस बात को? बहुत कंसेप्चुअल बात समझा रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज क्या R प्लस एक्स है? ये तो R। अच्छा रे बाबू, हाँ 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 जी ध्रुव अग्रवाल, तुम फिजिक्स में तेज हो, हमको दिख गया, तुम बहुत तेज लड़का है, हम छोटा छोटा बात पकड़ लेता है। हाँ उसका भी R होगा, पर यहां से यहां एक्स लेते हैं। सुनो पूरी बात, सुनो ना मेरी बात तो सुनो। इफ देयर इज अ वेरी बिग क्वांटिटी,
very big quantity, 6400 kilometer. To that quantity you just add 1 meter, 2 meter, 3 meter. That is negligible thing added to it. इसीलिए R प्लस ये जो छोटा सा R है, क्योंकि पृथ्वी के सामने कोई भी बॉडी खड़ा हो जाए, क्या लगता है पृथ्वी के सामने उस बॉडी का रेडियस का कोई मायने है कि कोई मायने नहीं है, इसीलिए यहां से यहां तक को x ही कहा गया है। हम समझ रहे हैं कुछ बच्चे के दिमाग कहां जा रहे हैं, वो बच्चे तेज हैं फिजिक्स में, वो बच्चे क्या सोच रहे हैं मैं बता रहा हूं। वो बच्चे सोच रहे हैं पृथ्वी से इस बॉडी तक x, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा कितना चले और छोटा सा चलिए, छोटा और चलिए, और नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा सा और चलिए, कितना चले और थोड़ा सा और चले, कि यही बात आप नेग्लिजिबल बोल के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी, इफ देयर इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, टू दैट बिग क्वांटिटी कितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसका रेडियस, ठीक 6400 किलोमीटर में x जुड़ता है ना, तो वो 6400 किलोमीटर के ही बराबर है। ध्यान से देखना, अल्लाह का भाग क्या है, बात को समझो, हम बता रहे हैं अभी तो 6400 किलोमीटर में कोई एक बहुत छोटा क्वांटिटी जुड़ा तो वो आंसर लगभग 6400 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R? 6400 किलोमीटर, समझ रहे हैं? तुमको क्या लगता है इसके सामने ये दूरी कितना ऊपर होगा, पृथ्वी से कितना ऊपर तक गए हैं आप? 10 मीटर, 20 मीटर? सुनो ना, जापान में या चाइना में या कोई भी फॉरेन कंट्री में कितना माले की बिल्डिंग बनती होगी? 50 तल्ले की बिल्डिंग, 50 तल्ले की बिल्डिंग, उससे ऊपर कोई गया है क्या? 50 तल्ले की बिल्डिंग, एक तल्ला कितना होता है? एक मिनट 150 कितना है? 100 तल्ला बिल्डिंग है, चलो एक तल्ला कितना का होता होगा? यहां से यहां 10 फीट, पक्का 10 फीट का होता होगा। 100 तल्ला बिल्डिंग है तो 100 तल्ला इंटू 10 फीट, क्या बोला तुमने? 1000 फीट बोला ना तुमने। जानते हो बाबू 6400 किलोमीटर के सामने 1000 फीट कुछ नहीं है। अब बोलो फीट हमको नहीं समझ में आता सर, तो लो हम सीएम में समझा रहे तुमको। एक फीट कितना होता है? 30 सीएम। एक फीट कितना होता है? तो बताओ कितना हो गया? 3, 1 2 3 4, ट्रिपल हटा दो, सीएम ही है ना ये, 2 शून्य हटा दो, 300 मीटर। अब बताओ 6400 किलोमीटर के सामने 300 मीटर कुछ है जी? बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिए हम तो फिर भी नहीं, अभी भी नहीं समझ आ रहा है। समरी हम तब से ये दे रहे हैं कि दिस इज अ वेरी, एंड दिस डिस्टेंस, बुर्ज खलीफा भी है ना, तो तुमको तो हम दिखा दिए बुर्ज खलीफा। इस बच्चे ने कहा कि 100 तल्ला का बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग कितना ऊंचा होता है? एक बिल्डिंग नहीं, एक फ्लोर 10 फीट, तो कितना? 1000 फीट। तुम लोग बोले हमको फीट की भाषा नहीं समझ में आती, तो लो एक फीट 30 सेंटीमीटर का होता है। एक फीट कितने का होता है? 3000 सीएम हो गया, 30000 सीएम, 2 शून्य हटाओ तो 300 मीटर। एक बात बताओ जी, 6400 किलोमीटर के सामने 300 मीटर कुछ है कि ये जोड़ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R? अभी भी नहीं समझ आया? टू अ वेरी बिग क्वांटिटी यू ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी, द फाइनल आंसर इज दैट बिग क्वांटिटी ओनली, दैट बिग क्वांटिटी ओनली। कमिंग बैक, डिस्टेंस का असली मायने में ये मेजरमेंट है कि ये वाला भी है, पर ये वाला में ये वाला जुड़ा तो वो अप्रोक्सीमेटली। तो बोलो यहां डिस्टेंस में मैं R लिखूं कि R प्लस X लिखूं? R ही लिखिए। अभी भी बत्ती नहीं जला? अरे डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी कितना है? मक्कड़ अभी भी नहीं समझ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी कितना है? R है कि R में X भी है? But to a very big quantity, if you add a small quantity, what is the final answer? That is approximately equal to the bigger quantity. एगो समुंदर में 2 बूंद और जोड़ दो तो बोलो समुंदर है कहलाएगा वो, कि समुंदर प्लस 2 बूंद? अभी भी नहीं समझे? 6400 किलोमीटर में तुमने ये जोड़ा, ये अगर बुर्जो खलीफा है ना बाबू तो 300 मीटर होगा बाबू, समझ रहे हो? हाँ, गंगा जैसी जलाशय, गंगा में इतनी लाशें बह रही हैं कि 2 और लाशें बह भी गई तो कोई फर्क पड़ जाएगा कि गंगा गंगा ही रहेगी। कहां से डायलॉग मारे तुम? किसको मारने का इरादा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है।
जो भी है। अब बोलो कुटेटा, बोलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी? इज इट आर? कि नो नो यू राइट इट आर प्लस एक्स। यू आर गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप, यू आर सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का। दो बॉडीज में से तुम्हारा ट्यूशन मास्टर हमेशा एक बॉडी को क्या लेगा? पृथ्वी, और एक बॉडी को लेगा ऑब्जेक्ट। पर उसको लेना तो चाहिए था आर प्लस एक्स, पर तुम्हारा मास्टर आर ही क्यों लेके पढ़ा रहा है? ठीक, अब नाव में आ जाओ। सब कुछ लिखना है, छवि ववि सब कुछ। बुर्ज खलीफा लिखे कि बुर्ज खलीफा? ये नहीं लिखो, समझ तो आएगी। वेरी बिग में एक्स जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? आ रही है। ठीक, मुन्नी तू पाकिस्तान से है? मुन्नी जब तू पहली बार बोली ना मुझे मामा बोलना, ठीक है मुन्नी? लास्ट सीन में क्या बोली थी? मामा। क्या बोली थी? यहाँ मामा नहीं है, यहाँ पे फामा। क्या है? फामा है। कहाँ है ये? भाई कौन से चाचा जी बताए थे ये बात? न्यूटन चाचा जी बताए थे। न्यूटन चाचा जी ये दिए थे। हमने आपको मैथ्स में चुन्नू कंसेप्ट दिया है। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है राम बराबर चुन्नू, सेकंड इक्वेशन में लिखा है मोहन बराबर चुन्नू। फ्रॉम 1 and 2 राम बराबर मोहन बराबर चुन्नू। ऐसा कभी बोले मैथ्स क्लास में? ये पूरा चीज भी फोर्स ही है, और ये पूरा चीज भी, फिर से सुनो, ये पूरा चीज क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। और ये पूरा चीज भी फोर्स ही है, पर ये न्यूटन चाचा जी के अनुसार है। किन के अनुसार है? न्यूटन चाचा जी के अनुसार है। यहां पे जो एक्सीलरेशन है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ए की वैल्यू को जी कहा जाता है। हम बोले कि स्टूडेंट्स और हम बोले मक्कड़स, बोलो बात तो स्टूडेंट वे का कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मक्कड़स, अच्छा मक्कड़ तो बोलो यही वाला स्पेसिफिकली यही वाला का रमन। रमन हाँ हाँ, नहीं पहले भी सुनिए। तो हम बोले बात तो आप स्टूडेंट की कर रहे हैं, पर मक्कड़ बोल दिए तो स्पेसिफिकली उसी का बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम ए को जी लिख दिए ना, सो द एक्सीलरेशन इज देयर बट दैट एक्सीलरेशन इज ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम रोड पे गाड़ी चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, रास्ता खाली मिला तो घुई गाड़ी एक्सीलरेट कर लिए। लेकिन अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, ध्यान से सुनना, तुम 2 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किए थे तो इतना देर 1 सेकंड के बाद जानते हो कितना बढ़ता है? वो 11.8 हो गया। फिर 1 सेकंड के बाद जानते हो कितना हो जाएगा? 11.8 में 9.8 और बढ़ जाएगा, 22.6 हो जाएगा, 21.6 हो जाएगा। फिर 1 सेकंड बाद 21.6 रहेगा कि उसमें फिर 9.8 और बढ़ जाएगा। मतलब हर वक्त उसकी भी तो रफ्तार बढ़ रही है, घुई हो रहा है, एक्सीलरेट तो वो भी कर रहा है, पर वो एक्सीलरेट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। दुनिया में कोई भी वस्तु को ऊपर से अगर नीचे छोड़ोगे तो आफ्टर एवरी सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ती है? 9.8। इसलिए बोले तुम लोग वीडियो देखो मेरा पुराना। कितना भी भारी हो, कितना भी भारी हो, दुनिया में कोई वस्तु को अगर नीचे गिराते हो तो उसकी रफ्तार हर वक्त क्या होती है? 9.8 से बढ़ती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि जब कोई चीज नीचे गिरता है, चोट लगा तो जमीनुआ को चोट लगेगा, तो थोड़ा कम चोट लगेगा। सुनो, अभी ये सब मत टोका टाकी करो। अभी हम बोलना क्या चाह रहे हैं? यहां पे मैक्सिमम की, यहां पे मैक्सिमम बोलो यहां रफ्तार है, पर यहां तो 9.8 और बढ़ गया। यहां पे मैक्सिमम कब होगा? 9.8 बढ़ते हुए। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को। कॉन्सेप्ट को समझो। व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट द इनिशियल वेलोसिटी इज वैभव पोद्दार, मैं ठीक बोल रहा हूं? आप तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी देखें अलग से। द इनिशियल वेलोसिटी इज बट द फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। बट व्हेन यू थ्रो अ ऑब्जेक्ट, ऊपर जाके रुक जाता है, रिटार्डेशन होता है। 9.8 घटेगा, 9.8 घटेगा, 9.8 घटेगा, घटेगा 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 घटेगा, शून्य पे पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, वो पृथ्वी है जो उसे दोबारा खींच लेता है। लेकिन अगर पृथ्वी नहीं होता तो भैया वो जाके शून्य पे पहुंच जाता। बीच में मत बोलिएगा, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए।
सब चीजों को जोड़ेंगे नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्या यहां पे तुम जैसे स्कूटी स्टार्ट किए थे, रास्ता खाली मिला तो 20 मीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाओगे कि घुई कर देते हो? एक्सेलरेट तो वहां भी करते हो गाड़ी को। एक्सेलरेट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तुम अपनी वेलोसिटी को तो बदल ही रहे हो। यहां पे भी बोलो ये तो नेचुरली पृथ्वी मैया, पृथ्वी माता के कारण बदल रहा है। दो ही से गिरेगा कि थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड बाद ही बढ़ जाता है उसका रफ्तार। 9.8 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 11.8। फिर 9.8 बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 21.6 एंड सो ऑन। इसीलिए ना जब वो आता है तो हमेशा सबसे लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मारेगा। बोला हाथ हटा ले तो जमीन को चोट लगेगा, और अगर ऐसे कर ले तो वहां पे फिर दूसरा कंसेप्ट है ना, है ना, वहां पे भी दूसरा कंसेप्ट है। लगना तो था, when time increases and the force rate of change of momentum decreases. Anyways, and when you throw anything, घटते 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 9.8 घटता है हर वक्त, और घटते घटते 0 आ जाता है, रिटार्डेशन। मतलब हम सिर्फ एक लाइन को लिखे हैं, उसके लिए इतना भाषण देना पड़ रहा है कि ये को जी क्यों लिखे हैं? बोलो द एक्सेलरेशन इज देयर बट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट का नाम था और स्टूडेंट का नाम की जगह मक्कड़स बोल दिए तो वो भी स्टूडेंट का नाम है, पर वो स्पेसिफिकली किसका है? मक्कड़ के लिए था। यहां पे एक्सेलरेशन है कि नहीं है? पर किसके कारण है? और ये छोटा एम लिखा कि बड़ा एम लिखा? मैंने छोटा एम लिखा, मतलब बॉडी का मास हर वक्त खिंचा रहा है ना। तो बोलो ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? ध्यान से सुनना, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? चुन्नू इज इक्वल टू राम, और फिर से चुन्नू इज इक्वल टू मोहन। अरे चुन्नू है इज इक्वल टू राम, हाँ, राम इक्वल टू मोहन इक्वल टू चुन्नू बोलते थे ना। अच्छा, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, राम इक्वल टू चुन्नू, चुन्नू इक्वल टू मुन्नू, चुन्नू इक्वल टू टुन्नू। सो फ्रॉम 1 and 2 चुन्नू इक्वल टू मुन्नू इक्वल टू टुन्नू। चुन्नू कौन जो दोनों में है? एफ। तो फ्रॉम 1 and 2 मुन्नू और टुन्नू क्या हो गया? इक्वल हो गया। और यहां पे एम किसका है? बॉडी का। कैंसल आउट हुआ, यहां से स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया gm/r²। ये भी रटना होगा आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी? gm/r²। ये स्मॉल जी की वैल्यू, ये स्मॉल जी की वैल्यू आपको याद है 9.8 होता है, ये सभी लोगों को याद है ना 9.8 होता है। मतलब मुख्य रूप से आज हमने क्या पढ़ाया आपको कोचिंग में, ये सुनिए। मुख्य रूप से पढ़ाया एक नियम जिसके 2 पॉइंट्स थे। The first point was the force of attraction between the two bodies is m1 into, and the force of attraction is inversely proportional to the distance square। हमने यही पढ़ाया मुख्य रूप से। फिर हमने कैपिटल जी का चर्चा करवा दी। आप समझते हैं कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी की बात आती है तो आपको याद आएगा क्लास का वो एग्जांपल कि शानवी के केस में 1.5 था, अमृत के केस में 1/3 था, कुटेटा के केस में 3 था ना। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो वो कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है 6.67 into 10 पर, और साइंटिस्ट लोगों ने इतना ना बोल के उसका नाम रख दिया, बिग जी रख दिया। और हमने मुख्य रूप से तीसरा ये पढ़ाया कि छोटका जी का फॉर्मूला पढ़ाया। छोटका जी का फॉर्मूला gm/r², 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 gm/r²। जी बोलो, जी बोलो। 6.67 into 10 to the power minus 11। आर बोलो, आर 6400, 6400 किलोमीटर। मास बोलो, बास बोलो। किताब खोलते हैं एनसीईआरटी से, हमको भी नहीं रटा वैसे। पृथ्वी का मास पुट कर देंगे यहाँ पे, पृथ्वी का जो वजन है वो पुट करेंगे। संकल्प याद है तुमको? 6 से ही है। एक बार के लिए मान लो 6000 टन है, एक बार के लिए समझ लो, भावना समझो। पुट करना पुट करना पुट करना, सभी कुछ कैंसिल होकर कितना आएगा? 9.8 ही आएगा। मैं एनसीईआरटी से लिखा दूं वैल्यू की, आप समझ गए। यहां जी बोलो, जी जी बोलो, जी 6.67 into 10 to the power 5.97, मतलब 6 ठीक बोला ये लड़का। 6 into 10 to the power 24, 6 into 10 to the power 24 किलो है। पृथ्वी का वजन कितना? 6 into 10 to the power 24। पृथ्वी का रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर। काट कूट के 9.8 आता है। परीक्षा में तुमको 9.8 लाने नहीं पूछेगा, बस रटना है, ठीक? आप समझ रहे हैं कुटेटा क्या पढ़े? बोलो, बड़का जी क्या होता है वो पढ़ाएं आज आप, छोटका जी क्या होता है वो पढ़ाएं। बड़का जी का याद है फॉर्मूला कि नहीं हमको? F = gm1 m2/r², ये याद है। m1 m2/r² याद है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी निकाल लेना ऑन द स्पॉट।
लेकिन छोटका जी रटा दिए, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर। जी बोलो जी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर, मास बोलो 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर किलो, और ये 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, मतलब 6400 इंटू 100 भी लिखना होगा। 6,40,000 इंटू 6,40,000 स्क्वायर भी तो है, काट कुट के 9.8 आएगा। देखो जी, हम ट्राई कर रहे हैं फिजिक्स समझाने का तुम लोगों को। फार्मूला तो किताबों से रट लोगे, लेकिन अब समझ कुछ आ रहा है। ये एक नजर से फोर्स है, कौन सा नजर से? यूनिवर्सल लॉ के नजर से, और ये न्यूटन चाचा जी के नजर से है। लेकिन दोनों तो बात चुन्नुए का कर रहा है, ये भी चुन्नू, ये भी चुन्नू। तो फ्रॉम वन टू चुन्नू बराबर मुन्नू, और चुन्नू बराबर टुन्नू, तो मुन्नू टुन्नू बराबर। तुमको ये कंसेप्ट मैथ्स में नहीं यूज कराते थे हम? चुन्नू बराबर मुन्नू, चुन्नू बराबर टुन्नू, तो फ्रॉम वन टू चुन्नू मुन्नू टुन्नू तीनों सेम। लेकिन जो दोनों में है वो पैरेलल लाइंस में, यस पैरेलल लाइंस में पढ़ाते हैं, इसके पैरेलल थे, दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगा। तो एफ मैं लिखूं कि मन है तो चुन्नू को भी लिख दीजिए, और नहीं मन है तो चुन्नू को मत लिखिए, बाकी के दोनों लोग इक्वल है। चुन्नू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों का मिलन करवा के खुद जुदा हो गया, दोनों का मिलन करा के खुद जुदा हो गया। ठीक है, ओके नाउ लिसन, आप लोगों का बैच को अलग मैसेज जाएगा और न्यू बच्चों को अलग मैसेज जाएगा। इसका रीजन ये है कि तुम लोग अब हमसे जुड़ गए हो, तुम लोगों को हम एक कोर टीम समझ लिए हैं। जो न्यू बच्चे, तुम लोग का दोस्त लोग कुछ कुछ मैसेज किया है ना हमको, अरे ज्वाइन करेगा ना टर्म 2 में, वो हम नहीं जानते हैं। हम जो काम का बात है वो सुनो। तुम लोग एक टीम बन गए हो। टीम का मतलब तुम लोग को हम बैठे बैठे 5 बातें जवाबी पढ़ा सकते हैं। तो तुम लोग को हम उस टीम के हिसाब से लेके चल रहे हैं। हम नए खिलाड़ियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, पूरी बात को समझिए। नए खिलाड़ियों को शामिल नहीं करेंगे। वो पढ़ने हमसे आ रहे हैं कि तुमसे आ रहे हैं, तो फिर उसको तुम्हारा दोस्ती से क्या मतलब है? तुम उसको नाम पता बता दिया, भैया वहां पढ़ते हैं, तुम देख लो, अगर तुम जुड़ गया सर से तो तुमको इस टीम में ला देंगे सर, 10th में लाएंगे। पर बात समझ में आ गई? क्योंकि नहीं, 9 में वो लोग अलग ही पढ़ेंगे। सिर्फ